देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो गेन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे क्या क्या हुए? बहुत फायदे हुए हमारे देश को ग्रीन रिवॉल्यूशन के, हरित क्रांति आने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हुए। फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा, सपोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी हमारे देश के अंदर में। देखो जो 660 केजी पर हेक्टेयर जमीन की प्रोडक्टिविटी थी हमारी 1951 में, 1951 में, आज बढ़ के 3464 केजी मतलब पर हेक्टेयर होगी। किस वजह से हुई? HYV टेक्नोलॉजी की वजह से तो हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से तो हुई। हमारे देश के अंदर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आने का कारण क्या था? HYV टेक्नोलॉजी के अंदर में बीज वगैरह, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, है ना, ये सारी चीज़ें, मॉडर्न इनपुट्स वगैरह यूज़ करवाए गए, है ना। अब देखो कंपेयर टू, देखो राइस में भी कंपेयर करा जाए, देखो 1951 के अंदर में मेज के अंदर में कंपेयर किया जाए, ये देखो 3195 और कहाँ पे 665 केजी पर हेक्टेयर, है ना। और बहुत सारी चीज़ों में क्या है, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी एकदम से, ग्राफ ऐसे गया ऊपर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का कारण HYV टेक्नोलॉजी, HYV की वजह से जो है हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। अच्छा, इसके बाद में क्या है, सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है ना, कल्टीवेटेड एरियाज है, बढ़े हमारे देश के अंदर में। उपजाऊ धरती बढ़ी, मतलब उपजाऊ भूमि हमारे इंडिया के अंदर में बढ़ी HYV टेक्नोलॉजी के कारण। HYV टेक्नोलॉजी है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। मतलब सोइंग जब बीज बोते हैं उस टाइम और हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम, मतलब टाइमिंग कम कर दी, है ना। मतलब कहने का, एक तो आप पहले ऑर्गेनिक करते थे काम सारा, पुराने इनपुट का यूज़ करते थे, है ना। आज जो है क्रॉप सो करने में, मतलब बीज रोपण करने में और प्रोडक्शन होने में टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात है। देखो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ एलिमिनेट द नीड फॉर फॉलोइंग। देखो अकॉर्डिंग डबल क्रॉपिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। डबल क्रॉपिंग भी पॉसिबल होगी। मतलब डबल क्रॉपिंग क्या है? फसल उगा रहे हैं, देखो एक बार कुछ उगा लिया, एक बार कुछ उगा लिया, एक बार कुछ उगा लिया, बदल बदल के फसल उगाते हैं, है ना। रबी का सीजन है रबी, है ना, कपास का सीजन है कपास, अलग अलग सीजन आते जाए, उसके हिसाब से फसल हम डबल क्रॉपिंग भी पॉसिबल थी, लेकिन पीछे में नहीं थी पॉसिबल। दिस हैड लीड टू ए सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन। ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, हमारी जो कल्टीवेशन एरिया है वो इंक्रीज हो गया। 1951 देखो ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन इज 1300 करोड़ हेक्टेयर विच नाउ हैज 20 करोड़ हेक्टेयर्स में बदल गया। क्योंकि देखो क्रॉप टाइमिंग भी तो कम होगी ना, क्रॉप सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम कम हो गया, तो एक तरह से देखा जाए तो डबल हो गया कल्टीवेटेड एरिया। तो इसके बाद में देखो शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। कहने का क्या मतलब है, शिफ्ट हो गया हमारा जो किसान है ना, एक तो सब्सिस्टेंस पे था, खुद के लिए ही कर पा रहा था, अब वो क्या है, शिफ्ट कैसे हुआ, शिफ्ट कॉमर्शियल फार्मिंग पे हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा आया। पहले एक हेक्टेयर पे 600-500 किलो कोई चीज़ आ रही थी, है ना, जैसे अनाज है, वीट है, 600 kg हो पा रहा था, मान लो एग्जांपल के लिए, आज वो 3500 kg हो पा रहा है। तो मार्केट के लिए भी हो गया ना, प्रोडक्शन मार्केट के लिए हो गया, तो बेचेंगे मार्केट में, इतने अनाज का करेंगे क्या, है ना। तो ये बात होती है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। फार्मरों को एक कॉमर्शियल आउटलुक मिला, फार्मरों को एक कॉमर्शियल पॉइंट मिला, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, चेंज इन फार्मर आउटलुक। फार्मर का आउटलुक चेंज हुआ। पहले फार्मर ये सोचते थे कि भाई चलो मैं काम कर रहा हूँ ना, बस अपना घर चल जाएगा, बहुत काफ़ी है, लेकिन आज फार्मर का प्रॉफिटेबल आउटलुक हो गया। पहले सब्सिस्टेंस आउटलुक था, अब कॉमर्शियल आउटलुक है किसानों का। वो सोचते कि नहीं अब तो प्रॉफिट कमाना है, पहले वो सोचते थे भाई चलो काम धंधा चल जाए, काम चल जाए, बस घर का बहुत है, सब्सिस्टेंस आउटलुक था उनका। अब उनका आउटलुक जो है कॉमर्शियल आउटलुक में बदल चुका है। इसके बाद में क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के अंदर में हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया, किसकी वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक कारण है जिसकी वजह से हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया, हमको बाहर से फूड ग्रेन इंपोर्ट नहीं करने पड़े, जिससे क्या कर्जा बढ़ता है ना, हमारा देश खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि हम खुद ही बना पा रहे हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद में आगे चलो, गेन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंस बट नॉट सफिशिएंट।
लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, लिमिटेशन क्या थी ग्रीन रिवोल्यूशन की, कुछ एक देखो, लिमिटेड क्रॉप्स, कुछ लिमिटेड क्रॉप में, कहने की बात है सभी क्रॉप में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, लेकिन कुछ एक लिमिटेड क्रॉप्स में ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, है ना। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा कुछ बड़े किसान ही उठा पा रहे थे, छोटे किसान नहीं उठा पा रहे थे। कहने की बात थी ये कि छोटे किसानों को भी फायदा मिल रहा था। HYV टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जितने की तो बेचारों की जमीन ही नहीं है, कहाँ से HYV टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर देगी, 5,000 दे देगी, 10,000 दे देगी, उससे ज़्यादा क्या देगी गवर्नमेंट, समझ आ रही है। तो करना तो अपने को ही पड़ेगा ना खर्चा, तो बात ये है, सीधी सीधी बात ये होती है। देखो लिमिटेड क्रॉप, बहुत ही लिमिटेड क्रॉप, जैसे वीट है, राइस है ना, जूट है, कॉटन है, टी है ना, तो यही सब प्रोडक्ट की खेती होती थी ज़्यादातर। लिमिटेड क्रॉप्स अवेलेबल थी, पल्सेस वगैरह नहीं थी इसके अंदर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, सही है। अच्छा, अनइवन स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन। हर जगह ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आया, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पे तो आया, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा तो रिचेस्ट एरिया में आता है, पंजाब रिचेस्ट एरिया में गिना जाता है खेती के मामले में। सबसे ज़्यादा खेती हरियाणा और पंजाब में होती है देश के अंदर में। अगर हरियाणा और पंजाब गेहूं और चावल की खेती करना छोड़ देना, आधा देश भूखा मर जाए, इतना प्रोडक्शन है हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर में मिला के, समझाई। तो ये बात है। तो देखो कुछ एरियाज ही हैं जिसमें बस ग्रीन रिवोल्यूशन आई, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी, उसको पानी चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए। जब तक बीज डूबेगा नहीं ना अच्छे से, जब तक फसल नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। HYV टेक्नोलॉजी के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। HYV टेक्नोलॉजी के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। छोटा किसान कहाँ से अफोर्ड कर लेगा, है ना, सीधी सी बात है। मॉडर्न इनपुट चाहिए, कहाँ से अफोर्ड कर लेगा। ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा बेचारा, आधा किला जमीन नहीं है उसके पास, वो कहाँ से ट्रैक्टर अफोर्ड करेगा, समझा ही नहीं आई। तो मतलब अनइवन स्प्रेड मतलब क्या, कुछ एक एरियाज में ही फैला। देखो तमिलनाडु इट इज मेड ए रिमार्केबल इम्पैक्ट, बट इन द देखो यूपी बिहार, बेचारे यूपी बिहार वाले क्या करें, है ना। देखो मध्य प्रदेश है, MP में नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन MP की जो गेहूं होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। MP की गेहूं महंगी भी मिलती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इतने चेंजेस नहीं आए ना, ग्रीन रिवोल्यूशन का इतना प्रभाव नहीं पड़ा उड़ीसा में जैसे, है ना, तो सिग्निफिकेंट राइज आए नहीं। यूपी बिहार, देखो बिहार वालों का क्या होता है सिस्टम, बिहार वाले बहुत टैलेंटेड लोग हैं वैसे, वहाँ पे ना हर साल बाढ़ आ जाती है। हरियाणा में अगर एक बार भी बाढ़ आ जाए ना, हरियाणा वाले उठ नहीं सकते, वो बेचारे हर साल उठते हैं, समझ आ रही है। बिहार के अंदर में बाढ़ आती है, नेपाल से पानी छूटा होता है, एक एग्रीमेंट होया हुआ है, ठीक है, उसके तहत वो नेपाल वाले पानी छोड़ते हैं और वो बिहार में इकट्ठा हो जाता है सारा आके, ठीक है। उन बेचारों का सब कुछ डूब जाता है, घर बार खेत वगैरह सब खत्म, जीरो हो जाता है। जीरो से फिर स्टैंड करते हैं वो लोग, उनकी मतलब पावर देखो कितनी ज़्यादा है, समझ आ रही है। मतलब कहने की, सहन करने की क्षमता देखो कितनी है। बिहार वाले लोग इसलिए बर्बाद हुए हुए, इसलिए बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बिहार वाले लोगों में ऐसा नहीं है कि दिमाग कम है, समझे। बिहारी देखो बैंकों के अंदर में देखो, ज़्यादातर बैंकों में मैनेजर बिहारी है, IAS ऑफिसर बिहारी है, ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, मैथ में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समझ रहे हो। तो कहने का ये मतलब है, तो बिहार नींव खड़ी करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिंदा है ना, तो सिर्फ बिहार के लोगों की वजह से, ये बिहारी ये काम कर रहे हैं ना, इस वजह से इंडस्ट्रियाँ चल रही है कंस्ट्रक्शन की। बिहारी ना हो ना, किसी का घर ना बन पाए पूरा, क्योंकि बिहारी जितनी स्पीड से काम करता है ना, मजदूरी मिस्त्री करता है, दिहाड़ी वगैरह करता है, और कोई नहीं कर सकता। बहुत मेहनती लेबर होती है बिहार की, ठीक है। मध्य प्रदेश, लेकिन इनको मिला तो नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन का कोई फायदा तो नहीं मिला ना। ग्रीन रिवोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं ये। अच्छा, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन लिमिटेड होती जा रही थी। देखो द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंस्ट्रक्ट्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स थे। द गेन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एल्यूड दीज फार्मर्स बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव इनपुट्स। सीधी सी बात है, HYV टेक्नोलॉजी वो नहीं होता। अब एक गरीब आदमी है ना, 5 स्टार होटल की तरफ देख ही नहीं सकता। एक गरीब किसान के लिए वही कहानी हो रखी है। एक गरीब किसान देख ही नहीं सकता ना, जिस टेक्नोलॉजी को देख ही नहीं सकता है, अडॉप्ट ही नहीं कर सकता, उसको देखने का काय को फायदा ही नहीं है ना कोई, सीधी सी बात है। जब उसको, अब मेरे को पता है कोई चीज़ 2 लाख रुपए की मेरी बस की ही नहीं है, मान लो 2 लाख रुपए की, तो मैं कहाँ से लूँगा उस चीज़ को,
सीधी सी बात है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो गरीब किसानों के साथ ऐसा हुआ था, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी हमारे देश के अंदर में, छोटे छोटे फार्मर्स थे, HYV टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने वाले थे ही नहीं लोग, ठीक है। क्योंकि स्टेगनाइजेशन इसीलिए फैला हुआ था हमारे देश में, इकोनॉमी वाइब्रेंट इसलिए नहीं हो पा रही थी, इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी इसलिए नहीं बढ़ पा रही थी, इकोनॉमिक डिवाइड हो चुकी थी हमारी। देखो इकोनॉमिक डिवाइड, देखो एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ सब्सिडीज इनपुट्स, HYV टेक्नोलॉजी रिमेन्स बियॉन्ड द रिच ऑफ मोस्ट मार्जिनल होल्डर। मतलब क्या दल्ले होते थे किसानों के, गवर्नमेंट के, जो बड़े जमींदार है ना, जो बड़े जमींदार है उन्हीं को मिलता था सारा कुछ फ़ायदा, बेचारे छोटे मोटे तो बैठे रह जाते थे, छोटे मोटे पीछे रह जाते थे, उनको ही मिलता था जो बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हीं को सारा कुछ दे दिया। HYV सीड उनको उपलब्ध करवा दिए, HYV टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध करवा दी, छोटे किसानों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ना। HYV टेक्नोलॉजी का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ HYV टेक्नोलॉजी का। आगे देखो, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज वर्च्यू और देखो और वाइस, देखो एग्रीकल्चर सब्सिडीज इज ए वाइड स्प्रेड डेबर्ड इशू है क्या, डिबेटेड इशू, डिबेटेड टॉपिक है भाई, डिबेटेड टॉपिक तो है ही है। अच्छा, वाइल सम अप्रिशिएट इट एज वर्च्यू अदर डिनोज, जो भी डिनाइज, मतलब कई लोग इसके अगेंस्ट वॉइस उठा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सब्सिडी अच्छी है, कई लोग कह रहे हैं सब्सिडी अच्छी नहीं है। तो ये पॉइंट इसके अंदर में है। देखो एग्रीकल्चर सब्सिडीज ए वाइस, देखो दोज हु देखो डिनोज फार्मिंग सब्सिडीज एज ए वाइस मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, देखो गवर्नमेंट फाइनेंस पे बर्डन पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर आपको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा तो गवर्नमेंट डेफिशिएट में जाएगी, गवर्नमेंट को कर्जे लेने पड़ेंगे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके अंदर में एक ये पॉइंट आता है, ठीक है, ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। इट इज देखो आर्ग्यू दैट वंस द सब्सिडी हैव सर्व्ड दिस पर्पस इम्प्लाइंग द टेक्नोलॉजी इन प्रूवन useful and its adopt widely, subsidies should be phased out as they put a huge burden on the government finance. अच्छा, misappropriated benefits, misappropriated benefit क्या? सब्सिडी नॉट ओनली बेनिफिट टू द फार्मर but also the input industries like fertilizer industry, amazing farmers. The benefits of subsidies are mostly wrapped by those in prosperous है ना, prosperous religions, since the target benefit are left behind। मतलब कहने का जो टारगेट है हमारा किसान है, लेकिन और भी लोग क्या है मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट उठा जाते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फ़ायदा उठा जाती है उस चीज़ का, कई लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, किसानों को बेचारों को मिलता ही नहीं है फ़ायदा, ठीक है, अपनी अप्रोचेस से और सब चीज़ों से फ़ायदा उठा लेते हैं। वेस्टफुल कंप्यूटेशन, देखो सब्सिडी डू नॉट अलाउ मार्केट प्राइस टू देखो डिसेट द सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, अवेलेबिलिटीज ऑफ सप्लाई एट अ लोअर प्राइस लीड टू वेस्टफुल कंजप्शन। भाई वेस्टफुल कंजप्शन करते हैं, किसान क्या है लेता तो सब्सिडी अपने किसी काम के लिए, फसल वगैरह के लिए लगा दिया कहीं और उसने पैसा। देखो इफ़ वाटर इज सप्लाइड फ्री टू द फार्मर दे वुड टेंड टू यूज इट्स अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट डैट, भाई फार्मर को अगर वाटर दिया जाए ना, फ्री में दिया जाए, तो फार्मर है ना बिना सोचे समझे जितना मर्जी खिंडाएगा, वेस्टफुल यूज़ होएगा नहीं होएगा। फ्री में बांटने से वेस्टफुल यूज़ होता है चीज़ों का। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना तो आप उसका बेकार यूज़ बहुत करोगे, सीधी सी बात है, उसकी कीमत ही नहीं समझोगे आप। अगर आपको फ्री में मिल रही है तो कोई चीज़, आपको पैसे लगा के मिल रही है ना कोई चीज़, उसकी कीमत हो जाएगी, समझ आ रही है? तो कहने का ये मतलब है वेस्टफुल कंजप्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मतलब ये अगेंस्ट में है पॉइंट कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए इनके हिसाब से। एग्रीकल्चर सब्सिडी ए वर्च्यू, मतलब फ़ायदे क्या हैं, मतलब एक कोई फेवर में है। देखो भाई सीधी बात है, रिचर और पुअर का जो डिफरेंस है ना वो सब्सिडी ही कम करती है। बेचारों को सब्सिडी मिलेगी ना तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। छोटे किसान कहाँ से लाएंगे पैसे, है ना। देखो प्रोएम्प्ट जो ये ना
proponent of subsidies believe that since agriculture is a risky business in India, subsidy are needed. Subsidy बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटे किसान मारे जाएंगे. It is argued that a large number of farmers are poor and do not have sufficient means to purchase the required input. रिक्वायर इनपुट खरीदने के लिए बेचारों के पास पैसे तक नहीं होते. किसानी रुक जाएगी, हमारे देश के अंदर में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ गिर जाएगा. अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे, किसान छोड़ देगा किसानी करना, है ना. तो ये बात है. अभी देखो, नीड फॉर सब्सिडी बहुत ज़रूरी है. देखो, द प्रोएम्प्ट ऑफ फार्मिंग सब्सिडीज फर्दर आर्ग्यू दैट द इफ सब्सिडी आर एलिमिनेटेड द इनक्वालिटीज बिटवीन द रिच एंड पुअर और बढ़ जाएगी. रिचर और रिच हो जाएगा, पुअर और नीचे गिरेगा. ठीक है, उसका लेवल और गिरेगा. फार्मर्स विल एक्सपेंड बिकॉज वाइल द रिच कैन रैप द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द पुअर कैन नॉट. पुअर जो है बेनिफिट नहीं ले पाएंगे ना. अगर सब्सिडी नहीं दोगे उनको तो पुअर कैसे बेनिफिट लेंगे. पुअर बंदे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएंगे. सही बात है ना. मतलब अमीर लोग तो फ़ायदा उठा जाएंगे उस चीज़ का, उनके पास पैसे हैं. गरीब लोग कहाँ जाएंगे. हमारा प्रोडक्शन भी ख़त्म होगा, जीडीपी भी ख़त्म होगा हमारा, जो कि किसानों पे टिका हुआ है.